कारण थोड़ा सा लेट हो गया। तो आज कक्षा 8वीं धातुएं और अधात्मिक का द्वितीय सत्र है। मैं लौकांत द्विवेदी, शिक्षक एलबी, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला अमने, संकुल केंद्र बेलपान विकास खंड तखतपुर से हूँ। पहले सत्र में मैं धातु और अधातुएं का भौतिक गुण के आधार पर परिभाषा और धातु और अधातु का अंतर पढ़े थे। आज हम धातु और धातु का द्वितीय सत्र लाए हैं, जिसमें इस सत्र में हम सीखेंगे आज धातु और धातु के रासायनिक गुण, ऑक्सीजन से अभिक्रिया, ऊपर करते जाएंगे भैया, जल से अभिक्रिया, अम्ल से अभिक्रिया, धातु का धातु से विस्थापन, उत्कृष्ट धातु में धातु का संक्षारण एवं उपाय, और मिश्र धातु के बारे में इस सत्र में हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ऑक्सीजन को आप सभी को ही जानते हैं, ऐसा कोई नहीं जो इसके बारे में नहीं जानते। ऑक्सीजन एक अधातु है और एक ऐसा गैस है जिसको हम श्वसन के रूप में सभी चीज़ों को ग्रहण करके हम जीवित हैं। हमारे जीवन की मूल आवश्यकता में एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है स्वयं जलता नहीं, अपितु जलाने में सहायक होते हैं। और सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ दहन करके या क्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, कॉपर है, जिंक है, जितना भी धातुएं हैं ऑक्सीजन के साथ दहन हो करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। धातु धन ऑक्सीजन मिल करके बनाता है धातु ऑक्साइड। उदाहरण के रूप में हम देखे हैं कि मैग्नीशियम का एक तार है, उसको हम जलाते हैं तो जल दहन होता है तो उससे ऑक्सीजन से के साथ क्रिया होता है, जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये ऑक्सीजन जो है स्वयं नहीं जलता, ये जलाने में सहायक है। तो सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाते हैं। धातु का ऑक्साइड से तात्पर्य है कि जो धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा उसी धातु का ऑक्साइड बनेगा। और धातु जो ऑक्सीजन से क्रिया करता है और उससे बनने वाला ऑक्साइड जल से क्रिया करता है तो वे क्षारीय प्रकृति हो जाते हैं और धातु ऑक्साइड बनाते हैं। आपको स्क्रीन पे समीकरण दिख रहा है। 2Mg मैग्नीशियम के 2 अणु ऑक्सीजन के 2 अणु से मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। कॉपर, जिसको हम तांबा के रूप में जानते हैं, पहचानते हैं, कॉपर भी ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं। धातु जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बना लेते हैं और यह धातु ऑक्साइड जल से क्रिया करता है। यह धातु का ऑक्साइड जल से क्रिया करता है तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। धातु का हाइड्रोक्साइड बनता है जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो सभी धातु के ऑक्साइड जल से क्रिया करके क्षारीय प्रकृति का हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जैसे MgO जल से क्रिया करते हैं, धातु ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड का जल से क्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। अधिकतर अधातु में धातु की हो गई कि धातु क्रिया करके ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन। और उसके जो धातु का ऑक्साइड जल से क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जिसकी प्रवृत्ति और धातु की ऐसा ही अधातु भी ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड ही बनाते हैं, और जिसकी ऑक्साइड जो अधातु का ऑक्साइड है वो जल से क्रिया करके अम्ल बनाते हैं। विपरीत है, धातु की ऑक्साइड जो है जल से क्रिया करके क्षारीय प्रवृत्ति होते हैं और अधातु के ऑक्साइड जल से क्रिया करके अम्ल बनाते हैं। कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड जल से क्रिया करके अम्ल देते हैं। अधातु ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और पानी क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बना रहे हैं। अब हम धातु अधातु के जल से अभिक्रिया देखेंगे आगे। आप लोग सभी जानते होंगे
है कि किसी भी लोहा वगैरह को खुले जगह में रख देते हैं तो उसमें धीरे धीरे जंग अवांछनीय पदार्थ उसके ऊपर में जम जाता है। ऐसा देखे हैं कि नहीं सभी कोई? हेलो सर। हाँ, कोई हाँ अनम्यूट होकर के कई जवाब देंगे, जो देंगे वो अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे। हम अपने घर के लोहे दरवाजे या छत की रेलिंग वगैरह में पॉलिश क्यों करते हैं यस सर। बच्चों? यस सर। हम अपने घर के रेलिंग, दरवाजा, छत के रेलिंग और अन्य सामग्री में हम पॉलिश क्यों लगाते हैं? क्योंकि उसमें जंग ना लगे। हाँ, जंग क्यों? तो पॉलिश लगाने से क्या होगा? उसमें पानी अंदर नहीं जाएगा और हवा भी अंदर नहीं जाएगी, इसलिए जंग नहीं तो लगेगा। हम मतलब ये समझे कि उस धातु को हम जल से क्रिया से रोकने के लिए उस पे पॉलिश लगाते हैं। ठीक है? हाँ, हम उस धातु को के ऊपर पॉलिश इसीलिए लगाते हैं कि उसके ऊपर जल का क्रिया ना हो, क्योंकि धातु में जल से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। सभी धातु में जल से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस के साथ साथ अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। याद रखेंगे कि धातुएं जो है जल से क्रिया करके धातु एक हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं और अत्यधिक ऊष्मा निकलती है। जैसे यहाँ मैग्नीशियम का है, वो जल से क्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाए हैं, Mg2H2O, MgOH2 प्लस H2 है हाइड्रोजन गैस। तो सभी धातु में जो है जल से क्रिया करके क्या बनाते हैं? कैसा होती है? सभी धातु में जल से क्रिया करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसी प्रकार जिंक और आयरन की जल वाष्प से अभिक्रिया बहुत मंद होती है, धीमी होती है। जिंक और आयरन भी, आयरन जिसको हम लोहा के रूप में जानते हैं, परिचित हैं, इस पे जल की अभिक्रिया बहुत धीरे धीरे होती है। तांबा, सोना और चांदी आदि जल से क्रिया नहीं करते। आप लोग देखे होंगे कि तांबे के लोटे में पानी पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, ऐसा बोलते हैं। सोना और चांदी का इसी कारण हम आभूषण के रूप में प्रयोग करते हैं कि ये सोना और चांदी जो है जल से क्रिया नहीं करते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धातुओं का जल से अभिक्रिया भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। अधातु में जल से अभिक्रिया नहीं करती। अधातु में जो है जल से अभिक्रिया नहीं करती। एक नाम का अधातु है जो खुले उसमें छोड़ देने से क्रिया करके वो जल उठता है। फास्फोरस नामक धातु जो है खुला स्थान पर रख देते हैं तो वो हवा से क्रिया करके जल जाता है। इसी कारण इस फास्फोरस को जल में डुबा करके रखा जाता है, क्योंकि अधातु में जो है जल से क्रिया नहीं करती। तो अधातु में का क्रिया जल से नहीं होता और इसको कोई नुकसान नहीं होता। आप लोग भी देख लीजिए, इसीलिए हम पेंट करते हैं, प्लास्टिक का कवर लगाते हैं। अब अम्ल से अभिक्रिया, धातु और अधातु का अम्ल से अभिक्रिया। अम्ल किसे कहते हैं? कक्षा 7वीं में आप लोग जानते होंगे बच्चों। अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है। जैसे आप लोगों के घर में छूने में छूने में छारा होता छार है, इसको लाल कर देते हैं। चीकना होता है, वो छारी है। मैं अभी अम्ल की बात किया हूँ। अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है। जैसे आप लोगों के घर में पाया जाता, हाँ, आप लोगों के घर में आम का अचार, नींबू का अचार, इमली, ये सब पाए जाते हैं। मटर, दही, ये सब क्या है? अम्लीय पदार्थ है। ये सब क्या है? अच्छा, आप लोग बताओगे कि ये अचार और आम, नींबू और आम का अचार जो है आपके घरों में कौन से बर्तन में रखते हैं? प्लास्टिक के डब्बा।
इस और पानी में है कि नहीं? सही अम्ल है कि क्षार है सर? और मिट्टी के बर्तन में हाँ, ठीक है। मिट्टी के, प्लास्टिक के, चीनी जितने मिट्टी के मिट्टी के बर्तन में बर्तन रखते हैं। इस स्टील के बर्तन में क्यों नहीं रखते? नहीं क्या रखते ना? वो अम्लीय होते हैं। हाँ, अम्लीय होते हैं क्योंकि धातुएं जो है अम्ल से क्रिया करते हैं। सभी धातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके संगत लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहे हैं। जिंक जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहे हैं। धातु अम्लों से अभिक्रिया के कारण ही हम धातुओं से बनी बर्तन के उपयोग ऐसे भोज्य पदार्थ जिसमें अम्लीय अवयव उपस्थित होते हैं, अचार, दही, मठा, खट्टे फल, इमली आदि को नहीं रखते, क्योंकि यह धातु से और अम्ल जो है वो क्रिया करके भोज्य पदार्थ को विषैला बना देते हैं। उपस्थित अम्ल तथा बर्तन के धातु की क्रिया कारण विषैले पदार्थ बन जाते हैं। इसी कारण से हम अम्लीय अवयव को धातु से बने पात्र में नहीं रखते और इसको हम अधातु के पात्र जैसे चीनी मिट्टी, प्लास्टिक आदि के बर्तनों में हम रखते हैं, क्योंकि अधातु जो है, देखिए आगे स्क्रीन में मैं दिखाया हूँ डिब्बा स्टील का, इस पे ऐसे बर्तनों में हम लोग नहीं रखते उसको। अम्लीय अवयव वाले पदार्थ, अचार हो, दही हो, घी हो, जो भी खट्टे पदार्थ हैं आप लोगों के घर में, ऐसे डिब्बों में नहीं रखा जाता, क्योंकि इस धातु का पात्र में से जो धातु है वो और अम्ल क्रिया करके विषैला पदार्थ बनाता है, जो हमारे लिए नुकसानदायक है। सामान्यतः अधातुएं अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते। जो अधातु हैं वे अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते। यही कारण कि ऐसे भोज्य पदार्थ जिसमें अम्लीय अवयव उपस्थित है उसे अधातु के बर्तन जैसे कांच, प्लास्टिक, चीनी मिट्टी के बर्तनों में रखा जाता है। इसीलिए आपके घरों में जो अचार वगैरह है यही सब बर्तनों में, इसी पदार्थों के बर्तनों में रखते हैं, जिससे ये हमारा भोज्य पदार्थ खराब ना हो। देख लीजिए आगे इमेज फोटो में दिखाया है, चीनी मिट्टी का बर्तन, इधर प्लास्टिक का है, कांच का है। सर दही अम्ल है कि क्षार है? अम्ल है। अच्छा। ये इसी प्रकार के हम पात्रों में अम्लीय पदार्थों को रखते हैं। अब हम देखेंगे धातु का धातु से विस्थापन। धातु का धातु से विस्थापन, विस्थापन माने अलग करना। आप लोग जानते हैं कि एक कुर्सी है, कहीं एक कुर्सी है, उसमें अधिक ताकतवर आदमी बैठा है। एक कुर्सी में अधिक ताकतवर इंसान बैठे हैं, तो क्या उसको कमजोर इंसान आकर के हटा सकते हैं बलपूर्वक? नहीं हटा सकते, है कि नहीं? इसी प्रकार धातु का धातु से विस्थापन, जो अधिक क्रियाशील धातु है वो कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करता है। जिसमें अधिक क्रियाशीलता है वो कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करता है, और कम क्रियाशील धातु अधिक क्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकता। तो हम धातु का धातु से विस्थापन को समझने से पहले हम धातु की क्रियाशीलता का घटते क्रम देखेंगे। देखिए इसमें लिथियम है, वो सबसे अधिक क्रियाशील पदार्थ है। उसके बाद पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इसी तरीका से जिंक, फेरम, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर और सोना सबसे कम क्रियाशील धातु है। कम है, यह घटते क्रम है बेटा, इसमें हम घटते क्रम दिखाए हैं। धातु की क्रियाशीलता का ये घटते क्रम है। ऊपर करेंगे भैया थोड़ा सा।
धातु की सक्रियता श्रेणी को ही हम क्रियाशीलता कहते हैं। धातु की सक्रियता श्रेणी को ही हम उनके क्रियाशीलता कहते हैं। और देख लीजिए, सबसे अधिक इसमें क्रियाशील पदार्थ पोटेशियम दिखाया गया है और सबसे कम क्रियाशील सोना। तो धातु का विस्थापन मैं पहले ही बताया कि बल आदमी को कमजोर नहीं हटा सकता उसके सीट से। उसी प्रकार अधिक क्रियाशील धातु को कम क्रियाशील धातु विस्थापित नहीं कर सकता। अधिकतर कम क्रियाशील धातु को ही उसके विलयन से हम अधिक क्रियाशील धातु विस्थापित करते हैं। तो अधिक क्रियाशील धातु का कम क्रियाशील धातु का उनके जलीय विलयन से विस्थापन या अलग करना ही धातु का विस्थापन कहलाता है। अधिक अभिक्रियाशील धातु का कम अभिक्रियाशील धातु से का उनके जलीय विलयन से विस्थापन या अलग करना विस्थापन कहलाता है। जो धातु जितनी क्रियाशील होगी वह उतनी ही तीव्रता से पानी तथा वायु से क्रिया करती है। यहाँ पे जो धातु जितना भी अधिक क्रियाशील होगा वो उतनी ही तीव्रता से तेजी से पानी और वायु के साथ क्रिया करता है। एक सोडियम नामक धातु है जो इतना क्रियाशील है कि इसे पानी तथा वायु में खुला छोड़ दे तो वायु से क्रिया करके ये जलने लगता है। इसी कारण हम इस सोडियम को केरोसिन, जिसको हम मिट्टी तेल में कहते हैं, उसमें डुबा करके रखते हैं। तो कौन से धातु को हम केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? धातु। हाँ, तो क्योंकि यह वायु और जल से रहता है तो करने लगता है। इसी कारण इसको के कारण हम केरोसिन में ही डुबा कर रखते हैं। एक हम क्रिया के देखेंगे चित्र के माध्यम से। 100 मिलीलीटर का एक 5 बीकर लेंगे जिसको हम ABCDE चिन्हांकित करते हैं। प्रत्येक बीकर में लगभग 5 मिलीलीटर जल डालते हैं। चित्र में देखिए, नीचे चित्र दिखाया गया है। और इसमें हम प्रत्येक बीकर में, बीकर ए में जिंक, बीकर ए और बी में कॉपर सल्फेट डालेंगे, बीकर सी और ई में जिंक सल्फेट और बीकर डी में आयरन सल्फेट का घोल डालेंगे। और इसमें बीकर ए के जो कॉपर सल्फेट मिला हुआ है उसमें हम जिंक का टुकड़ा डालेंगे, बीकर बी में लोहे का टुकड़ा, बीकर सी में तांबे का या कॉपर का छीलन और बीकर ई में लोहे डालेंगे। तो आप देखेंगे कि बीकर ए और बी का जो है रंग परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि बीकर ए और बी में कॉपर सल्फेट है और बीकर ए में हम डाले हैं जिंक का टुकड़ा और बीकर बी में डाले हैं लोहे का टुकड़ा। जो जिंक और लोहे का टुकड़ा है, लोहा है, ये जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है। कॉपर से क्या है? अधिक क्रियाशील। इसी कारण ये कॉपर के जलीय विलयन से उसको कॉपर को विस्थापित करके खुद जुड़ जाता है और जिंक सल्फेट बना लेता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है बीकर ए में। उसी प्रकार बीकर बी में कॉपर सल्फेट कम क्रियाशील, कॉपर कम क्रियाशील होने के कारण आयरन जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है और स्वयं उसे क्रिया कर करके अभिक्रिया करके आयरन सल्फेट बना लेता है। CuSO4 समीकरण देखिए। इसी कारण आपको चित्र में दिख रहा होगा बीकर ए और बीकर बी। चित्र बी में उसका रंग जो है नीला रंग रंगहीन हो गया है और नीचे कॉपर का लाल रंग बैठा हुआ है और कीपर जो बीकर है CDE, इसके रंग में परिवर्तन नहीं हुआ। तो हम बीकर ए और बी में रंग का परिवर्तन हुआ कि उसमें क्यों परिवर्तन हुआ ये समझिए। क्योंकि जो बीकर ए और बी में कॉपर सल्फेट था वे जिंक और आयरन से कम क्रियाशील होने के कारण जिंक और आयरन जो है कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर देता है और बीकर ए में जिंक सल्फेट और बीकर बी में कॉपर सल्फेट बन जाता है।
लेकिन बीकर सी, डी और ई में परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसा क्यों? सल्फेट विलयन क्या है सर? क्या? सल्फेट विलयन क्या होता है सर? एक सल्फर और ऑक्सीजन का मिला हुआ एक अम्लीय विलयन है। अच्छा अच्छा, जी सर। सॉरी, सल्फेट और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है। तो बीकर सी, डी और ई में परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि बीकर सी में जिंक है और बीकर डी में लोहा है। और ये दोनों जो है कॉपर सल्फेट की विलयन से अधिक क्रियाशील होने के कारण उसमें कॉपर का टुकड़ा डालते हैं तो उसमें जिंक और आयरन को विस्थापित नहीं करता, क्योंकि कॉपर जो है कम क्रियाशील है, जो अधिक क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित नहीं कर सकता, इसलिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसी प्रकार बीकर ई में जिंक में लोहा का टुकड़ा डालते हैं, जो जिंक जो है लोहे से भी अधिक क्रियाशील होने के कारण उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता। तो धातु का धातु में विस्थापन से हम ये समझे कि अधिक क्रियाशील जो है कम क्रियाशील धातु को उनके जलीय विलयन से अलग कर देता है, विस्थापित कर देता है। उत्कृष्ट धातुएं, आगे हम पढ़ेंगे उत्कृष्ट धातुएं। उत्कृष्ट धातुएं उस धातु को कहेंगे जो निष्क्रिय प्रवृत्ति दर्शाते हैं, जो जल और वायु से क्रिया नहीं करते। ऐसे धातु लोकान निष्क्रिय धातु या उत्कृष्ट धातु। लोकान जी, जी जी, स्क्रीन दिखाई दे रहे हैं ना सभी लोगों को? हाँ दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ऊपर करेंगे भैया। हाँ बस वही मैं बोला, आप स्क्रीन से आगे चल रहे थे इसलिए हाँ बोल दिया, है ना जी। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ अच्छा, उसको मैं ना ध्यान नहीं दे पाया। ठीक है, ऊपर करेंगे उत्कृष्ट धातु में। तो उत्कृष्ट धातु में उस धातुओं को कहते हैं जो वायु, जल तथा अम्लीय व क्षारीय पदार्थों द्वारा प्रभावित नहीं होते। ऐसे धातुओं को उत्कृष्ट धातुएं कहते हैं। उत्कृष्ट धातुएं जो है निष्क्रिय प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है। उत्कृष्ट धातुओं की एक विशेषता यह है कि निष्क्रिय प्रवृत्ति होने के कारण इनकी धात्विक चमक लंबे समय तक बने रहते हैं। यही कारण है कि हम सोना, चांदी इनका आभूषण के रूप में ज़्यादा उपयोग करते हैं। आप सभी के घरों में देखे होंगे कि अधिकतर जो आभूषण है, जेवर हैं, वे सब सोने और चांदी के बने रहते हैं, क्योंकि सोना और चांदी जो है बहुत ही निष्क्रिय है, जो जल, वायु और अम्लीय व क्षारीय पदार्थों से क्रिया नहीं करते। तो सबसे उत्कृष्ट धातु क्या है? सोना है, क्योंकि ये सबसे कम क्रियाशील पदार्थ हैं। देखिए, ये सोने के कई आभूषण बना हुआ है आपकी स्क्रीन में, उसी प्रकार चांदी का ये बना है। आप सबको इस धातुओं से, इस आभूषण से परिचित हैं। अब हम पढ़ेंगे धातु का संक्षारण। आप लोग पहले ही बताए हैं कि हम अपने दरवाजा, रेलिंग लोहे के सामग्री में पेंट करते हैं क्योंकि ये जंग ना लगे, ये बताएं। सही बोले? यही क्या है? जंग लगना ही धातु का संचारण है। जब कोई भी धातु पानी और वायु के उपस्थिति में ऑक्सीजन से के संपर्क में आती है तो धातु की ऊपरी सतह पर यौगिक का बनना संक्षारण कहलाता है। आप लोग देखे होंगे जंग जैसे लगता है, छोटा छोटा दाना दाना जैसे लाल कलर का कुछ पदार्थ ऊपर में बन जाता है। यही यौगिक जो है धातु का संचारण कहते हैं, जैसे लोहे में जंग लगना। तो धातु का संचारण धातुओं के ऊपरी सतह पर यौगिकों का बनना, ये धातु संचारण कहलाता है। धातु संचारण के लिए वायु, ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति जरूरी है। ऑक्सीजन की
उपस्थिति और जल की उपस्थिति अनिवार्य है। अगर ये दोनों में से कोई भी एक उपस्थित ना हो तो धातु का संचारण नहीं होगा। इसी कारण हम घरों के अपने सामग्री में, दरवाजा में जो खुले जगह में रहते हैं, छत के रेलिंग में, साइकिल में, मोटरसाइकिल के ऊपरी परत में, सब में पॉलिश, रबड़ पेंट, प्लास्टिक पेंट, ये सब पेंट लगा रहता है। ये जो पेंट है धातु को जल और वायु के संपर्क से आने से रोकता है। धातु संचारण के बचाव या जंग, लोहे में जंग लगने का बचाव आप पहले ही बता चुके हैं कि पेंट लगाते हैं। संचारण रोकने के सबसे प्रचलित उपाय है धातु की सतह पर पेंट लगाना। अब ये काम सभी कोई करते हैं। ग्रीस लगाना, बरसात के दिनों में बच्चे अपने साइकिल के रिंग में ग्रीस या ऑयल लगा देते हैं जिससे पानी में खराब ना हो। की परत चढ़ाकर धातु की जो लोहे, विभिन्न प्रकार के धातु है उसको, लोहे के धातु को साफ करके उसको पिघले हुए जिंक में डुबाया जाता है। वस्तु पर जिंक की सतह चढ़ जाती है, यही धातु की परत चढ़ाना होता है। मतलब कम धातु का, कम क्रियाशील धातु उसके ऊपर परत चढ़ाना। आप लोग घरों में टीन चादर लेते हैं, जिंक का परत लगा रहता है, लोहे के टीन में देखे होंगे, तो लोहा जैसे नहीं दिखता, इसी कारण, चमक के कारण। यही क्या है, धातु की परत चढ़ाना। मिश्र धातु, अब अगला है, हम इसमें देखेंगे मिश्र धातु क्या है। धातुओं को उपयोगी बनाने के लिए जो कई शुद्ध धातु है वो हमारे उपयोग नहीं होता, इसलिए हम उसको उपयोगी बनाने के लिए उस धातु पे अन्य धातुएं या धातुएं और अधातु का मिला दी जाती है। इस प्रकार बने मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातुएं अधिक कठोर तथा जंग प्रतिरोधक होता है। मिश्र धातु जो है अधिक कठोर होता है, इसीलिए हम सोनार लोग सोने का, जो शुद्ध सोने का आभूषण नहीं बनाते, उसमें कठोरता लाने के लिए उसमें चांदी, लोहा, तांबा ये सब मिलाते हैं, इसीलिए उसको कैरेट के रूप में पढ़ते हैं। 24 कैरेट, 22 कैरेट, ऐसा उसका अलग अलग भाव रहता है। जितना जितना उसमें मात्रा अन्य पदार्थों को मिला रहता है, उसका पदार्थ मात्रा जो है कैरेट घटते जाता है। तो मिश्र धातु जो है अधिक कठोर रहता है और जंग प्रतिरोधी। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा विभिन्न प्रकार के जो है मिश्र धातु के नाम, और वो मिश्र धातु किस अवयव से बने हैं और उसका उपयोग क्या है। एक बार देख लेते हैं। इस्पात स्टील मिश्र धातु का नाम है इस्पात। ये लोहा और कार्बन से मिलकर के, इसको मिला करके बनाया जाता है। इस इस्पात का उपयोग जहाज, पुल, रेल की पटरियों बनाने में किया जाता है। दूसरा है स्टेनलेस स्टील। ये लोहा, कार्बन, क्रोमियम, निकल, तांबा, टीन आदि पदार्थों से मिलाकर के बनाया जाता है। इसका उपयोग है बर्तन, शल्य चिकित्सा के उपकरण, मूर्तियां, सिक्के बनाने में, बर्तन और बनाने में। चौथा है, तीसरा कांसा, जो तांबा और टीन से मिलकर के बना है। इसका उपयोग मूर्तियां, सिक्के बनाने में। चौथा पीतल, जो तांबा और जिंक धातु से मिलकर के बना है, इसका उपयोग बर्तन और मशीन बनाने में। पांचवा है ड्यूरेलुमिन मिश्र धातु, जो एल्यूमिनियम, तांबा, मैग्नीशियम और मैग्नीशियम धातुओं को मिलाकर के बनाया जाता है। इसका उपयोग प्रेशर कुकर, वायुयान की विभिन्न भाग बनाने में। छठवा है जर्मन सिल्वर, जिसको तांबा, जिंक और निकल धातुओं से मिलाकर के बनाते हैं। ये बर्तन बनाने के उपयोग में आते हैं। तो इत्यादि जो है ये सब मिश्र धातु हैं। हमने पिछले इसमें धातुओं के भौतिक गुण देखे थे। इस सत्र में हम धातुओं के रासायनिक गुण देख रहे हैं। इसमें है लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके संगत धातु ऑक्साइड बनाती है। धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति की होती है। धातु की ऑक्साइड जो है क्षारीय प्रकृति की होती है।
एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उभय धर्मी ऑक्साइड बनाते हैं कहलाते हैं। पोटेशियम तथा सोडियम जैसी कुछ धातुएं वायु से इतनी तेजी से अभिक्रिया करती है कि खुले में रखने पर यह तुरंत ही आग पकड़ लेती है। अतः सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए इन्हें केरोसिन मिट्टी तेल में डुबा करके रखा जाता है। जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। जल में विलय धातु ऑक्साइड जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं, लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। ये हमने इसका रासायनिक गुण है धातु का। तो इस सत्र में हमने सीखे धातुएं और अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। धातु के ऑक्साइड जल से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती है, जिसकी प्रवृत्ति क्षारीय होती है। अधातु के ऑक्साइड जल से क्रिया करके अम्ल देते हैं। धातु जल से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस व अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। धातुएं जल से क्रिया नहीं करते। अधातुएं जो है जल से क्रिया नहीं करते। एल्युमिनियम जिंक धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है। अधातुएं प्रायः अम्लों के साथ क्रिया नहीं करती। सोना, चांदी और प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु हैं। मिश्र धातु धातुओं अथवा धातु व अधातु के संगामी मिश्रण को कहते हैं। धातुओं और अधातुओं के हमारे दैनिक जीवन में कई गुण हैं आदि इन हम ये सब इस सत्र में आज सीखे हैं। तो इसका कुछ मैं पुनरावलोकन प्रश्न करता हूं। जो जवाब देंगे वो अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे। तो हम जो आज पढ़े हैं उसी के आधार में मैं छोटा छोटा प्रश्न कर रहा हूं। बताएंगे प्रायः धातुएं अम्लों से क्रिया करके कौन सी गैस बनाती है, उत्पन्न करती है? हाइड्रोजन। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कॉपर सल्फेट के विलयन जिंक डालने क्या होता है? विस्थापित कर देती है। किसको विस्थापित करती है? कॉपर सल्फेट को। कॉपर सल्फेट को नहीं बेटा, कॉपर सल्फेट को। कॉपर को। जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को विस्थापित करके स्वयं जिंक उस सल्फेट से जुड़ करके जिंक सल्फेट बना लेते हैं और तो कॉपर को विस्थापित करता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड के जल में घुलने की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। वेरी गुड, बहुत अच्छा। स्टेनलेस स्टील के अवयवों के नाम? लोहा, तांबा, क्रोमियम, निकेल। लोहा, कार्बन, क्रोमियम, निकेल। धातुओं के बर्तन में अचार रखना चाहिए? नहीं, क्यों? क्योंकि वह क्रिया करके विषैले हो जाते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा जवाब दिए। बहुत समझ में आ रहा है ना आप लोगों को जो आज का क्लास लिया हूँ? जी यस सर। हाँ, अच्छा जवाब दे रहे हैं। अब है अगला रिक्त स्थान की पूर्ति करने। खाली स्थान की जगह पे बताएंगे। उत्कृष्ट धातुएं सामान्यतः खाली स्थान होती है? निष्क्रिय। बहुत अच्छा। क्या होती है उत्कृष्ट धातुएं? दहन के फलस्वरूप धातु खाली स्थान ऑक्साइड बनाते हैं? क्षारीय। दहन के फलस्वरूप धातु हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। बहुत अच्छा। प्रवृत्ति क्षारीय होती है। क्या होती है? खाली स्थान मिश्र धातु का उपयोग रेल की पटरी बनाने में करते हैं?
इस्पात। क्या? इस्पात। ये नीचे का प्रश्न थोड़ा सा गलत लिखा गया है, धातु लिखा गया है, वो अधातु है ना। खालिश अधातु को हवा के प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए जल में रखा जाता है। सोडियम। धातु है सोडियम। नहीं, गलत। ऑक्स। क्या? धातु, सोडियम धातु है बेटा। कौन से धातु को हम हवा के प्रभाव से बचाने के लिए जल में रखते हैं? फास्फोरस। हाँ, बहुत बढ़िया, फास्फोरस। सोडियम को, धातु को हम जल और वायु के प्रभाव से बचाने के लिए किस में रखते हैं? मिट्टी के तेल में। मिट्टी के तेल में। ठीक, अगर हम मिट्टी के तेल में उसको रखें तो ये जल जाएगा। जी, अचानक उस पे आग पकड़ लेगी, है कि नहीं? यस सर। तो हमारा आज का सत्र जो है संपन्न हो गया। आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे, अच्छे से आया समझ में। यस सर। जी सर। थैंक यू। सिंगरौल भैया, थैंक यू सर। हेलो। बोलिए। हाँ भैया, समापन करें, आप कुछ बोलोगे? नहीं, बाकी टीचर्स से भी पूछ सकते हैं आप, और 5 मिनट का समय और दे दीजिए। यदि कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है तो बात कर लें, उसके बाद फिर हम क्लोजिंग में जाएंगे, ठीक है? दीजिए। बताओ बच्चों, कैसा लगा आज का क्लास? बढ़िया, धन्यवाद क्लास स्टडी करा के लिए। थैंक यू। हेलो, आवाज नहीं आ रही भैया क्लियर? आवाज अभी उसकी वजह से हो रहा है, हेलो? बाकी लोगों का वो हो रहा है, टावर का मामला है ना। तो मैं कुछ जोड़ना बस चाहता हूँ सभी लोगों के लिए। हेलो हेलो जी, मैं कुछ जोड़ना चाहता हूँ बच्चे लोग। बोलो भैया। हाँ सर। मैं कुछ जोड़ना चाहता हूँ बस। चलिए बच्चे लोग में से कोई बताए, मोटा मोटी धातु किसको कहेंगे? मोटा मोटी। नहीं, धातु किसको कहेंगे ये बोल दीजिए। कीजिए सर। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए, धातु वायु में जल के क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं, धातु ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। धातु ऑक्साइड जल में से क्रिया करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड की प्रवृत्ति अम्लीय होती है कि क्षारीय होती है? क्षारीय। क्षारीय होती है। अधातु ऑक्सीजन से जुड़ के क्या बनाते हैं? धातु क्या धातु? अधातु ऑक्सीजन से जुड़ के क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड। अधातु ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन जल से जुड़ के वो क्या बनाते हैं? नहीं, अधातु अम्ल बनाते हैं। ये बेसिक याद रखना होगा कि धातु के ऑक्साइड जल से जुड़ के हाइड्रोक्साइड नामक क्षार देते हैं, वहीं अधातु के ऑक्साइड जल से जुड़ के अम्ल बनाते हैं। मोटा मोटी इसलिए मैं बोला कि बड़ा बड़ी चीजों को हमको हमेशा याद रहना चाहिए। अच्छा, अभी मेरे को बताइए कि सोडियम ज्यादा क्रियाशील धातु है कि मैग्नीशियम ज्यादा क्रियाशील आपको लगी? सोडियम। हाँ, बढ़िया, सोडियम ज्यादा क्रियाशील धातु है। अच्छा, ये बताइए, जल से मैग्नीशियम क्रिया करेगा और कॉपर मतलब तांबा क्रिया करेगा, दोनों में से कौन जल्दी क्रिया करेगा जल से? तांबा। 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 मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो ज्यादा क्रियाशील होता है वो ज्यादा जल्दी क्रिया करेगा और उसकी शक्ति भी ज्यादा होगी अपने से नीचे के धातु को विस्थापित करने की, है ना। जैसे सोडियम ज्यादा क्रियाशील है और
मैग्नीशियम बहुत क्रियाशील है, तो मैग्नीशियम को भगाने की क्षमता सोडियम रखता है। ठीक है, तो यस इस आधार पर विद्युत रासायनिक श्रेणी को हमको समझना चाहिए, सक्रियता श्रेणी के विषय में जो आपने पढ़ा था। ठीक है, यस सर। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आप सर ने पूछे हैं उसका लिखित जवाब आप व्हाट्सएप में उनको लिख के कॉपी में फोटो करके भेजेंगे। ठीक है यस सर। जी। लौकन जी कुछ बोलना है? आओ सर। हाँ बढ़िया, चलिए बेटा, तो सभी लोगों को मजा आया? यस सर। चलिए ठीक है, लवकांत जी सबका धन्यवाद करेंगे, आपका धन्यवाद बहुत बहुत, और फिर हम मैसेज करेंगे। लवकांत जी आज के कार्यक्रम में हेलो, हाँ आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही, मेरी तरफ आ रही है, आप बात हेलो, आप बात करिए, सभी को आवाज आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है। धन्यवाद सर जी, अच्छे से। हाँ, आज के कार्यक्रम में जुड़े शिक्षक साथियों एवं प्यारे बच्चों को मेरा सादर धन्यवाद, जो आप लोग बहुत शांतिपूर्वक क्लास आज अटेंड सुने। और मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा, आज जितने जुड़े हैं वो अधिक से अधिक अपने साथियों को इस कार्यक्रम का फायदा दिलाएं और इसमें सम्मिलित कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद से, और मैं कुछ सब्जेक्ट लेकर के आऊंगा। बिल्कुल सहयोग बहुत अच्छा रहा। बिल्कुल आपका स्वागत लवकांत भाई, आपका पूरा स्वागत रहेगा। भैया जी 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 जी, जी जी जी, बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत धन्यवाद जी। प्रस्तुतिकरण किया वो सिंगरौल भैया के मार्गदर्शन से ही मैं कर पाया हूँ। नहीं आपकी मेहनत है भाई, है ना? ठीक है, नहीं नहीं, मार्गदर्शन आपका है सर। जी 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 जी, थैंक यू, जी है ना? चलिए फिर और मिलते हैं फिर। धन्यवाद। चलिए, थैंक यू सभी को, थैंक यू। थैंक यू। जय हिंद सर। जय हिंद बेटी, जय हिंद जय हिंद बेटा, बेटा, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।